हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसी करंट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं फेज़र के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला हम लोग को मिला है वो टेबुलेट कर लिया है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? E = एप्सिलॉन 0 sin ओमेगा t होता है। उसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है, लेकिन हाफ साइकिल में एवरेज निकलता है, वो क्या होता है 2 एप्सिलॉन 0/π। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन 0/√2। ठीक है, पीक वैल्यू /√2। ये हो गया हम लोगों का फार्मूला। यहाँ पे एप्सिलॉन एवरेज लिखा हुआ है, मतलब 0 नहीं है, वो मतलब हाफ में है। फुल में तो 0 होता है, वो सबको पता है। एप्सिलॉन एवरेज अगर आंसर यहाँ पे दिया है मतलब वो हाफ ही में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कई सारा क्वेश्चंस है। एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय दिस। एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है जो ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसा वोल्ट, इसका यूनिट दिया है वोल्ट, 10 sin 400πt। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है, क्या क्या निकालना है? पहले तो निकालना है फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का पीक वैल्यू कितना है वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो क्या करना है। ये जो इक्वेशन है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ E = एप्सिलॉन 0 sin ओमेगा t। जो ईएमएफ का ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन होता है उसके साथ अगर दिए हुए इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 वैल्यू का तो ऐसे ही पता चल जाएगा, 10 वोल्ट। एक आंसर हो गया। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 10 वोल्ट। तो इसका पीक वैल्यू निकल गया 10 वोल्ट। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? फाइंड फ्रीक्वेंसी, मतलब स्मॉल एफ निकालना है। फाइंड टाइम पीरियड भी निकालना है। तो हम लोग देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 400π। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर कर देना है। अब ओमेगा का वैल्यू आ गया है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्या करना है, ओमेगा मतलब क्या होता है 2πf। या फिर इसको छोड़ो, पहले टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है 2π/ω। तो 2π ओमेगा कितना 400π, पाई कैंसल, 1/200। मतलब हम लोग लिख सकते हैं हाफ × 10⁻², मतलब 0.5 × 10⁻², मतलब 5 × 10⁻³ क्या निकाल रहे हैं? टाइम पीरियड। यूनिट क्या होगा? सेकेंड। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.005 सेकेंड। अब पैटर्न चेंज हो गया। अब हम लोग एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं, तो जो आंसर रहेगा उसी हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड। समझ में आ गया? सिर्फ कंपेयर कर देना। टाइम पीरियड अगर मिल गया है तो फ्रीक्वेंसी मिलना बहुत ईजी है। फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, और फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ है। एक सेकंड में कितना बार रिपीट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी है, और एक रिपीटेशन के लिए कितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। तो 1 टाइम पीरियड करो, 5 × 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 1/5, मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻³ 1000/5 क्या होगा 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, ओमेगा का भी यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ओमेगा और एफ दोनों क्या है? दोनों ही फ्रीक्वेंसी है। इसका नाम है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो कई सारा आंसर निकल गया। फ्रीक्वेंसी निकल गया, नंबर 2 टाइम पीरियड निकल गया, नंबर 3 सब निकल गया। बाकी बचा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। आरएमएस क्या होता है? एप्सिलॉन 0/√2 होता है। पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 क्या होगा? यहाँ पे देखो 10 है, और नीचे क्या डिवाइड करना है? √2। ठीक है, √2 मतलब क्या होता है 1.414। इसको कैलकुलेटर में करना होगा 1.414। जो भी आंसर आएगा इतना वोल्ट। ये हो गया आरएमएस वैल्यू। और क्या है यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा इतना टाइम पे। जब टाइम इक्वल्स टू 0.005 सेकेंड, तो उस वक्त उसका वैल्यू क्या है? क्योंकि इसका वैल्यू तो टाइम के साथ साथ बदल रहा है,
एक टाइम में इसका क्या वैल्यू होगा, दूसरे टाइम में अलग होगा। तो इतना टाइम में, ए टाइम में उसका वैल्यू कितना था वो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। स्मॉल टी के जगह क्या बैठा देना है, वो बैठा देना है, बस हो जाएगा। जैसे जैसे तुम टाइम बैठाओगे इप्सिलॉन का वैल्यू वैसे मिलेगा। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इप्सिलॉन निकालना है एट टी इक्वल्स टू कितना सेकेंड में, 0.005 सेकेंड में। तो क्या होगा, इप्सिलॉन 10 साइन 400 पाई टी, टी मतलब ये बैठाना है जितना टाइम में हम लोग को चाहिए। अब देखो इस टाइप का जब कैलकुलेशन करोगे ना, ऐसे तो हो जाएगा, इसमें 2 पाई हो जाएगा, 10 साइन 2 पाई। साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 360 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस टाइम में इप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इस टाइप का कैलकुलेशन जल्दी कैसे किया जाता है, क्योंकि हम लोग MCQ एग्जाम देने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 400 पाई को गुना करना है ए वाला टर्म को, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, उसको क्या करना है, पावर में लिखना है। इसको अगर पावर में लिखेंगे तो क्या आ गया, 5 × 10⁻³ आएगा कि नहीं आएगा। 0.005 को हम लोग 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अब देखो 4 और 5 गुना करने से क्या होगा, 2 और 1 आ गया 0, 20, 0 और यहाँ पे 3 0, 3 0 मतलब क्या है, 10⁻2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे 10⁻³ 10⁻³ और -3 मिला के ख़त्म, 2 बन गया। जो भी हम लोग लिखेंगे पॉइंट में नहीं करेंगे, पावर में करेंगे, तो क्या होगा, जल्दी होगा कैलकुलेशंस। तो ऐसे हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो वहाँ से सारी आंसर निकल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब कुछ निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इप्सिलॉन जो है, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी, उसका ग्राफ हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। ये क्या है, ये तो पाई है, ये 2 पाई है, और ये था 3 पाई/2 और ये था पाई/2। ये इप्सिलॉन का ग्राफ था थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और एक ग्राफ बना लेते हैं जिसका इक्वेशन थोड़ा सा अलग है। इसका इक्वेशन है इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। इसका इक्वेशन है इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। मतलब ये जो थीटा है, थीटा मतलब क्या, साइन के बाद जो रहता है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या था, ओमेगा टी था, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेबल बनाएंगे तो देखो यहाँ पे हम जब थीटा का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का वैल्यू जब हम लोग 0 बैठाएंगे तो 0 बैठाने से पिछले बार क्या हुआ था, 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि ओमेगा टी 0 लेकिन पाई/2 ऑलरेडी है। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई/2 मतलब 1, मतलब इप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा ग्राफ होगा। दोनों ही साइन है लेकिन ग्राफ चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, यहाँ पे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ओरिजिन से। जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 तो इप्सिलॉन का वैल्यू भी 0। ओमेगा जब पाई/2 तो ये मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी जब 0 होते ऑलरेडी मैक्सिमम में है, और जब वो पाई/2 बना वो 0 हो गया। मतलब जो वेरिएशन होता है वो इसके ऊपर होता है, साइन के बाद जो रहता है थीटा, यहाँ पे ये चीज़ इसके हिसाब से वेरिएशन होता है। टाइम के साथ साथ वेरिएशन है, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है। क्योंकि ये फेज, इसका नाम क्या है, साइन के बाद जो ब्रैकेट में रहता है इसका नाम क्या है, फेज, PHAZ, फेज। ये चीज़ कौन सा फेज में है वो डिटरमाइन होगा इसके द्वारा। यहाँ पे 0 टाइम में मतलब स्टार्टिंग में उसका फेज क्या है, 0 है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब जब टाइम इक्वल्स टू 0 इवन देन इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ जो है उसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा या फिर ऑलरेडी वो मैक्सिमम से वेरी करना स्टार्ट करेगा, वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर, कि फेज के अंदर कुछ कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है। टाइम का वेरिएशन वाला एक टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब
मतलब t इक्वल्स टू 0 में उसका कितना फेज था। सो फेज एट t इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग में उसका जो थीटा है उसका अंदर कुछ एंगल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इसका इनिशियल फेज क्या है, π/2 है। सो डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल फेज उसका वेरिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा वो डिपेंड करेगा इनिशियल फेज के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज इनिशियल फेज। ओके, कोई भी हम लोग वेरिएशन जब लिखते हैं तो साइन के बाद जो होता है वो फेज होता है, वो हम लोग वेब में भी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी वैलिड होगा। क्या होगा, ये फेज, इसे क्या, इसका नाम क्या है, फेज है। साइन के बाद जो है वो फेज है, और वही डिटरमाइन करेगा कि इप्सिलॉन का स्टेटस क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, और उसका नाम है फेज। और t इक्वल्स टू 0 में उसमें जितना फेज है, मतलब स्टार्टिंग में जितना फेज है उसका नाम क्या है, इनिशियल फेज। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसके रिलेटेड। यहाँ पे ईएमएफ नहीं है, करंट है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, तो करंट के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन 0 की जगह आई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, आई एवरेज इक्वल्स टू 2I0 बाई पाई, और आई आर एम एस इक्वल्स टू I0 बाई √2। जैसे जैसे हम लोग एवरेज कैलकुलेट किए हैं इप्सिलॉन में, आई की जो डेरिवेशन है सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, 10 साइन π/3 इसके साथ ऐड है, ये सी चीज़ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग फेज के बारे में पता चल गया, तो जनरल इक्वेशन क्या होगा अभी, E इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये होगा, ये हो गया जनरल इक्वेशंस, ओरिजिनल इक्वेशंस, कि उसका एक इनिशियल फेज रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है लेकिन रह भी सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे अभी, ये दो हो गया जनरल इक्वेशंस, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई 0 भी हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फाई 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू तो यहाँ से ही पता चल जाता है। तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 इसका पीक वैल्यू हो गया 100 कितना, मिली एम्पियर दिया है ना, तो वो यूनिट लिखना पड़ेगा। फाइंड इट्स इनिशियल फेज, इनिशियली मतलब t इक्वल्स टू 0 में उसका फेज के अंदर क्या है, तो ए फेज क्या है इसका, टोटल फेज है थीटा। तो t इक्वल्स टू 0 बैठा हो तो क्या बचेगा, π/3, मतलब ये इनिशियल फेज है, ये इनिशियल फेज है। तो यहाँ पे इनिशियल फेज क्या होगा, π/3। नंबर 3 क्या होगा बोलो, फाइंड आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0 बाई √2। I0 का वैल्यू लिखो 100 मिली एम्पियर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाई √2। इसको करने के बाद कुछ आंसर यहाँ पे मिलेगा, इतना मिली एम्पियर, सॉरी इतना एम्पियर, मिली एम्पियर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। नंबर 4 क्या हो जाएगा, देखो एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज मतलब एवरेज तो 0 होता है, एक ऐसा क्वेश्चन है भाई, नहीं एवरेज 0 होता है ठीक है, लेकिन एवरेज पूछा गया मतलब वो हाफ साइकिल में पूछा गया, फुल में तो 0 होता है, सबको पता है। तो इप्सिलॉन आई एवरेज क्या होगा, 2I0 बाई 5। तो 2I0 का वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो वो क्या हो गया, एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसका कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। समझ में आ गया, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इप्सिलॉन एंड आई, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि इनिशियल फेज रह भी सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, इनिशियल फेज। ठीक है, मतलब t इक्वल्स टू 0 में फेज के अंदर क्या है, वो है इनिशियल फेज। ये जो पूरा चीज़ है ओमेगा टी प्लस फाई, इसका नाम है फेज, साइन के बाद जो रहता है। लेकिन इनिशियल फेज मतलब t इक्वल्स टू, शुरुआत में उसमें उसके अंदर कितना फेज था, तो शुरुआत में t 0 था, मतलब पूरा फेज यही था, मतलब इनिशियल फेज। ठीक है, और पिछले प्रॉब्लम में हम लोग जो कर रहे थे उसमें क्या है, ए टर्म था नहीं, मतलब इनिशियल फेज कितना था, 0 था। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग इस अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को डील कर सकते हैं। करंट का कोई अलग डेरिवेशन नहीं है, सेम तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, फेजर क्या होता है उसको देख लेते हैं। फेजर डायग्राम एक नया टेक्निक है अल्टरनेटिंग करंट को डील करने का। ठीक है, तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कोई भी चीज़ को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं,
आई इक्वल टू 4 साइन दिस टी प्लस पाई बाई 3, वैसे इक्वेशंस। एक एग्जाम्पल हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये सब चीज़ जो होता है आई और वी का ऐसे वेरिएशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज़र बोलते हैं। फेज़र मतलब क्या, फेज़र मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है और फेज़ होता है। वेक्टर मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और जिसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड है कि नहीं, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि जो आई है, आई नॉट मतलब क्या है बोलो, आई नॉट मतलब उसका पीक वैल्यू, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अच्छे से देखना, इसका मॉड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक वेक्टर के मॉड साइन लगाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, इसी तरह एक फेज़र को मॉड साइन लगाएंगे तो ए आ जाएगा। मॉड ऑफ दिस फेज़र मीन्स ओनली दिस वैल्यू, उसका पीक वैल्यू वो क्या है, 4 है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज़र। क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फेज़र, मैग्नीट्यूड ऑफ फेज़र, ठीक है। ये सब चीज़ जो होता है, आई कुछ टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी कुछ टू वी नॉट साइन, इसको हम लोग फेज़र बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और क्या है, फेज़ है। इसका क्या है, फेज़ है। वहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन के हिसाब से उसका सेंस डिटरमाइन होता। यहाँ पे वो कहाँ पे है, मतलब उसका स्टेटस क्या है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द फेज। सो इसका मैग्नीट्यूड है और फेज है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फेजर। अब देखो ये जो फेजर है, जो करंट है हम लोग बोल रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, देखो इसका जो फेजर है, फेजर का जो वेक्टर होगा उसका लेंथ कितना होगा, 4 होगा। हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को एरो देके डिनोट किया जाता है, और एरो का लेंथ का जो साइज़ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करता है, और उसका एरो डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे जो फेज़र बनेगा, आई फेज़र, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 होगा, ओके। उसका मैग्नीट्यूड 4 है, लेकिन उसका जो फेज़ है वो तो कुछ पर्टिकुलर फेज नहीं है, वो तो हमेशा चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो चेंज होता रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इनिशियल फेज को देखेंगे कि टी कुछ टू 0 में जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। अगर हम लोग को बोलेगा कि तुम ये फेज़र ड्रॉ करो, तो हम लोग बोलेंगे हम कौन सा टाइम में बता दो तभी ना ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टाइम वाइज तो इसका फेज चेंज होगा, तो ये जो फेज़र है इसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पर्टिकुलर एक टाइम में ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फेज़र ड्रॉ करेंगे, लेकिन टी कुछ टू 0 में, मतलब स्टार्टिंग में फेज़र का हाल क्या है वो देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं कि इसका फेज क्या है, पाई बाई 3। तो इस फेज़र को कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ये क्या होगा, आई फेज़र, वेक्टर की तरह ही ड्रॉ करेंगे। तो इसका नाम क्या है, आई फेज़र, नॉट ए वेक्टर, इट्स फेज़र। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका लेंथ क्या है, 4 है, और वो इनिशियली कितना एंगल बनाया है, पाई बाई 3। समझ में आ रहा है, पाई बाई 3 एंगल बनाया है इस एक्स एक्सिस के साथ। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बदलेगा ये क्या हो जाएगा, रोटेट होगा, ऐसा होगा। जब ये पाई बाई 3 तो इनिशियली है, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, पाई बाई 3 प्लस समथिंग, तो एंगल भी बढ़ता रहेगा, टाइम के हिसाब से ये बढ़ेगा, तो पूरा चीज़ टाइम के हिसाब से बढ़ेगा, इसको रोटेट होगा, ये रोटेट होगा। मतलब फेज़र डायग्राम में क्या होता है, ये सब क्या होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर्स की तरह होता है, मतलब जिसका कुछ पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। हाँ, लेकिन हम लोग जो स्टार्टिंग है वो वाला हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं डील करने के लिए, ओके। सो व्हाट इज़ फेज़र, जिसका मैग्नीट्यूड होता है और फेज़ होता है, और उसका स्टेटस फेज़ के द्वारा डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो फेज़र हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, एक रोटेटिंग वेक्टर के तौर, एक इट इज़ ए लाइक रोटेटिंग वेक्टर हुज वेक्टर इज रोटेटिंग, ओके। और वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वही है उसका फेज़। तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट में इसको ड्रॉ कर रहे हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग होगा। ये क्या है, दिस इज द फेज़र डायग्राम ऑफ दिस फेज़र एट टी कुछ टू 0, हम लोग वही करेंगे, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे v कुछ टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब इसका जो वेक्टर होगा, मतलब v होगा, v फेज़र होगा, वो ऐसा होगा, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, मतलब इसका लेंथ कितना होगा, 10,
कितना होगा लेंथ 10, क्योंकि कोई भी वेक्टर का लेंथ जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करता है। और इनिशियली कितना एंगल बना है π/6, मतलब ये π/6 है। π/6 मतलब 30 डिग्री भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग फेजर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग V0 भी बोल सकते हैं। V0 बराबर यहाँ पे कितना है 10 है। यहाँ पे क्या है V इक्वल्स टू V0 साइन 50πt प्लस π/6। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पीक वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, तो फेजर में हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे ए एंगल क्या डिटरमाइन करता है, इनिशियल फेज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट और वोल्टेज। 2 एग्जाम्पल लिया फेजर, दोनों ही फेजर है, ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है।